Hey everyone, welcome to the session. My name is Brijesh. I'm the English faculty at Manu Law Classes. In today's video, I'm going to do analysis of 3-year paper of A-Lit. So again आपको क्या करना है, मैंने अभी क्लैट का भी बनाया हुआ, आप उसे वीडियो में जाके देख सकते हो, वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ये वीडियो बनाने का सिंपल सा रीजन है कि आपको अवगत कराया जा सके कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो आपके पेपर में आते हैं एंड अकॉर्डिंगली आप अगर एक सेटअप बना लेते हो कि ठीक है ईयर 2021 में इतने क्वेश्चन इस नेचर के आए थे, एक पैटर्न आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन मेकर किस तरह के क्वेश्चन पूछता है आपसे। ठीक है, साथ ही साथ आपको वीडियो को देखते समय एक कॉपी पेन लेकर रखना है। जैसे जैसे मैं बताता जाऊंगा जस्ट यू हैव टू मार्क कि पैसेज 1 में इतने क्वेश्चन इन्फरेंस थे, इतने क्वेश्चन ऐसे थे, फिर मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि कैसे इन तरह के क्वेश्चंस को किया जाता है। ठीक है, सो बात करें अगर इंग्लिश सेक्शन की और 2021 में तो 35 क्वेश्चन थे जो कि टोटल आए हुए थे इंग्लिश सेक्शन से। ठीक है, फर्दर हम बात करते हैं पैसेज की। तो पैसेज में एक स्टोरी जैसी चीज लिखी हुई है, एक वर्ड है जिसे अंडरलाइन किया गया है, इसका मतलब इससे क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन जो है वो इन्फरेंस है। अगर आपने मेरी एलेट वाली वीडियो नहीं देखी तो क्लैट वाली वीडियो नहीं देखी तो उसे जरूर देखें, उससे भी आपको काफी आइडिया मिलेगा कि इन्फरेंस कैसे पता चलता है कि इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन और इन्फरेंस के क्वेश्चन को किया कैसे जाता है। सेकंड देखो, एक्यूजेटरी आ गया, अंडरलाइन था, तो एक्यूजेटरी की वोकैब में पूछा गया तो डिनंसिएशन क्या होता है, यूलोजिस्ट क्या होता है, क्रिमिनेट क्या होता है, सेंसरिंग आपको पता होना चाहिए। ये कैसे पता चलेगा, जब आप न्यूज़पेपर करोगे। फिर देखो इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन, इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस एंड अगेन इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन। ये हम बात कर रहे हैं एलेट 2021 पेपर में, जिसमें देखा गया कि तीन ऐसे क्वेश्चन है जो इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन है। उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें 4 ऐसे क्वेश्चन है जो कि इन्फरेंस बेस्ड है और एक ऐसा क्वेश्चन जो वोकैब बेस्ड है, जो कि ट्रेंड रहा है क्लैट और एलेट में दोनों में ही। हमेशा आप पाओगे कि ट्रेंड ये रहा है कि आपको इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं और वोकैब बेस्ड क्वेश्चन। तो सबसे ज्यादा मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि जब आप न्यूज़पेपर रीडिंग करें तो कम से कम एक आर्टिकल को 3 बार करें और इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग मजबूत होती है, प्लस आपको जो वोकैब है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। एक अलग से नोट बनाए, उसको समय समय से प्रैक्टिस करें, दैट्स इट। फिर अगर आप देखो 6 से 11 नंबर का जो क्वेश्चन था दैट वाज कंप्लीटली बेस्ड ऑन क्लोज टेस्ट। अब क्लोज टेस्ट में या तो ग्रामर आता है या तो वोकैब आता है, तो इस केस में देखो वोकैब आया हुआ है, पूरा का पूरा वोकैब है। सो इट मींस इसमें से ऐसा कोई भी वर्ड है जो आप नहीं जानते तो आप फिल नहीं कर सकते, इसलिए वोकैब पे कमांड जरूरी है। फिर बात करते हैं, अब डायरेक्ट वोकैब आ गया, इम्पेक्टिनस क्या होता है, लुगुब्रियस क्या होता है, ये सारा का सारा आपको वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है। फिर रिकैल्सिट्रेंट मतलब जिद्दी होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें से देख लो, ये आपका रेजिस्टिंग अथॉरिटी एंड डिसिप्लिन होगा क्योंकि आपको मीनिंग पता है ना रिकैल्सिट्रेंट क्या होता है। फिर बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की। फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चंस आपके सामने है, जिसमें कि आपको ये जो सारे के सारे इसे फॉ पढ़ते हैं, ये आपके लीगल मैगजीन्स हैं सारे के सारे। तो लीगल मैगजीन्स हमने अपने बुक में डाल रखा है, आपको गूगल पे अवेलेबल हो जाएगा कहीं ना कहीं से लीगल मैगजीन की एक लिस्ट। आप सिंपल सी लिस्ट ले लो, उसे एक बार तैयार कर लो। फिर बात करें 16 क्वेश्चन जो है ये भी आपका वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें वर्बोसिटी क्या होती है, ब्रीविटी क्या होती है, रिटोरिक एंड गैरुलसनेस क्या होता है। ठीक है, देखो गैरुलसनेस, ब्रीविटी सारे एक जैसे वर्ड है। द आर्ट ऑफ स्पीकिंग इफेक्टिव राइटिंग इज वर्बोसिटी, गैरुलसनेस, रिटोरिक एंड ब्रीविटी। ऑलराइट, सो ये दोनों बहुत एक्सेसिव है बातचीत करने वाले, मीनिंग पता होना चाहिए, दैट्स इट। फिर हम बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से एक क्वेश्चन दे दिया गया था आपके सामने, एक बड़ा सा वर्ड था जिसमें एंथुसियास्ट क्या होते हैं, स्लोगन क्या होते हैं, प्रोपेगेंडिस्ट क्या होते हैं, जीलेट क्या होते हैं, सबकी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। कोई देखो ये पेपर तो हो चुका है, मैं आपको आगे का तैयार करने के लिए बना रहा हूँ कि आपको सिंपली किन टॉपिक्स पे मेहनत करनी चाहिए। तो अभी ये तो सब 2021 है, आगे हम देखेंगे 2023 का क्या था एंड अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान योर 2024 पेपर। फिगर्स ऑफ स्पीच आपके सामने है, इसमें पूछा गया है एक सेंटेंस देकर कि इसमें कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है। तो पर्सोनिफिकेशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, सिमिली पता होना चाहिए, हाइपरबोल क्या होता है एंड मेटाफिजिकल एनालॉजी क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे पर्सोनिफिकेशन में किसी ऑब्जेक्ट को आप पर्सोनिफाई कर देते हो, सिमिली में कंपेयर करते हैं, हाइपरबोल में बहुत एक्सेजरेट करते हैं, तो ऐसे टिप ऑफ द टंग में आपको होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं इडियम एंड फ्रेजेस, आपके सामने आया था है ना, अ फ्रेंड एट कोर्ट, फिर आपका स्नेक इन द ग्रास, अ फेयर वेदर फ्रेंड, मैच। तो किस ऑफ जुडा ये बिब्लिकल कॉन्टेक्स्ट है, इसमें आपने स्नेक इन द ग्रास, इसका सही आंसर था, बहुत ही इजी समझ में आ गया आपको है ना। फ्रेजल वर्ब, फिर आपका एनालॉजी भी आप प्रैक्टिस करो। ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने आए थे 22 से लेकर 25 तक, ये सारे ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है। फिर आपका सिनोनिम आया। तो अगर हम ध्यान से देखें क्लैट एलेट दोनों ही पेपर जो है ये कंप्लीटली आपके
पैसेज रीडिंग स्किल प्लस वो कैब पे डिपेंड करता है। फिर आपके सामने 131 से 35 तक ऑड वन आउट फाइंड करना था। ये तो आप कह सकते हो काइंड ऑफ रीजनिंग है, बट वो कैब बेस्ड इसलिए आपके सामने दे दिया गया था। तो ये तो था आपका 2021 पेपर। हम बात करते हैं 2022 में, जिसमें मेजर चेंजेस को देखा गया एलेट में। तो 2021 इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, उसके टॉपिक्स पे बस आप इन्फ्रेंस पे काम करें। अब हम बात करते हैं 50 क्वेश्चन पूछा गया है जून 2022 के एग्जाम में, क्योंकि 2022 में दो बार हुआ था एग्जाम। तो अब देखो ध्यान से, इनमें इन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया, छोटे छोटे पैसेजेस दिया इन्होंने, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन दिए हैं, जिनमें से प्राइमरी पर्पस फाइंड करना था, एंटोनिम फाइंड करना था, साथ ही साथ आपको अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन के क्वेश्चन दे दिया इन्होंने। फिर आपने फ्रेज बेस्ड, फ्रेजल बेस्ड, देन इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, देन इन्फ्रेंस फिर से इन्फ्रेंस का तांता लगा दिया अगर आप ध्यान से देखो तो। फिर इन्होंने देखो एक पैसेज दिया जिसमें 3 तरह के कॉन्सेप्ट्स थे, फिर फ्रेज आया, वोकैब आया, सेंटेंस रिफ्रेज करने को आपको दे दिया गया है, सिनोनिम दिया गया है, एंड इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं। अगेन इन्फ्रेंस एंड इन्फ्रेंस, सो प्रीडोमिनेंटली यू विल फाइंड दैट इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन ही होते हैं हर पेपर में। ऑलराइट, फिर देखो वोकैब बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने है, वोकैब, इन्फ्रेंस एंड इन्फ्रेंस। तो एनालिसिस करेंगे लास्ट में, ये तो बस आप मार्क करते जाओ, पेपर को प्रिंट आउट कर लेना, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है गूगल पे, यू कैन फाइंड द पेपर, एंड फिर आप उसे एक बार जरूर पढ़ो, क्योंकि जब आप पढ़ते हो बेसिकली तो आपको समझ में आता है कि ओके ये है अप्रोच और इस तरह से मुझे अपने क्वेश्चंस को करने चाहिए। अगर आपको नेचर ही नहीं पता सो आप कुछ भी पढ़ोगे, इसलिए अगर आप ये देखो कि आपको करना कौन सा है तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पैसेज में, आप देखो इसमें फिर से आपको प्राइमरी पर्पस पूछा गया, टोन पूछा गया, एंड इन्फरेंस पूछा गया है, एंड देन इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन। तो 4 इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन और एक टोन बेस्ड क्वेश्चन, सब आप समझ सकते हो कंप्लीटली रीडिंग पे डिपेंड करता है ये पूरा पेपर इंग्लिश सेक्शन का। इन्फरेंस कंप्लीटली इन्फरेंस। फिर देखो आपका इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन, ये मार्क करते जाओ आप मेरे साथ साथ। ये आपका वोकैब, इन्फरेंस, वोकैब एंड ग्रामर। अब देखो इन्होंने क्या किया था, कुछ क्वेश्चन ग्रामर के दे दिए थे, एक आपको यहाँ पहचाना था पार्ट्स ऑफ स्पीच के, तो थोड़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच में पूछना था, रिलीजियस, डाइवर्सिटी एंड इतना बिलोंग टू, कौन से है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा नाउन है, ये सब पूछा गया था आपसे। देन आपका इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन है, फिर से इन्फरेंस देखो कंप्लीटली इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन, पूरे पैसेज में 5 क्वेश्चन इन्फ्रेंस पे डिपेंड कर रहा है। सो अगर इतने सारे क्वेश्चंस इन्फ्रेंस पे आ रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि ये पेपर जो है वो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, न्यूज़पेपर रीडिंग कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पेपर को करने के लिए, है ना। फिर देखो आपके सामने आता है इन्फ्रेंस, वोकैब, टोन बेस्ड। तो अगर हम बात करें ज़्यादा से ज़्यादा आपको बस वोकैब पे और ग्रामर ना भी काम करें तो इतना ग्रामर तो आता है कि आप पहचान जाओगे। एक सेंटेंस है, पूछ रहा है कि यू आर अ गुड गर्ल, यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, डोंट यू। तो डोंट यू हम तभी लगाते हैं जब हम क्वेश्चन टैग करते थे, तो सिंपल सी बात है, आप पहचान जाओगे कि ये क्वेश्चन टैग था, ठीक है। 9th पैसेज में देखें तो फिर से आपके सामने इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन आया, एंड इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन आया। ईयर 2023, ये गजब का टफ पेपर इन्होंने बनाया, अब तक का सबसे टफ पेपर था। अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो इन्होंने इसमें 50 क्वेश्चंस डाले थे प्रीवियस ईयर जैसे ही, लेकिन पूरा का पूरा पैसेज बेस्ड। और कॉमन क्या था इन दोनों में कि इन्होंने एक ही पैसेज से इंग्लिश और रीजनिंग दोनों ही पूछे। तो देयर वर 10 पैसेजेस जिससे आपके 120 क्वेश्चन इन्होंने पूछे, 7 पूछा था लॉजिकल से एंड 5 पूछा था इंग्लिश से ईच पैसेज। तो अगर हम ध्यान से देखें तो पहले पैसेज में केवल आपको इंग्लिश का मिलेगा, मैंने रीजनिंग हटा दिया है, आप डाउनलोड करोगे यू विल फाइंड देम, राइट। सो इन्फरेंस, टोन, इन्फरेंस, बस आप नेचर देखते जाओ कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। सिनोनिम, ग्रामर, तो आपने देखा मिनिमम 2 इन्फरेंस तो आने ही आने हैं, एक वोकैब आएगा और बाकी ग्रामर और टोन्स आते हैं। फिर से देखो इन्फरेंस आया, वोकैब आया, ग्रामर आया एंड इन्फरेंस आया। 3 इन्फरेंस, एक ग्रामर, एक टोन। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ऑलराइट, देखो एक एनालॉजी बेस्ड इन्होंने क्वेश्चन दे दिया था, फिर से इन्फ्रेंस। तो एनालॉजी भी एक वोकैब बेस्ड ही क्वेश्चन माना जाएगा, 4 इन्फ्रेंस के क्वेश्चंस, है ना। उसमें वोकैब भी है, साथ ही साथ
स्कैम को समझना है, डोपिंग वाज द करेक्ट आंसर, तो पता होना चाहिए क्या होता है मीनिंग इसका। फिर इन्होंने इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन दिया, inference, vocab and inference. Then comes inference. Analogy के क्वेश्चन आए आपके सामने, inference based क्वेश्चंस आए, inference, synonym, inference based questions, right? फिर again आपका देखो inference, inference and inference. So totally inference based questions were there, which is very difficult if you are not good at reading. आपको रीडिंग अच्छी बनानी ही पड़ेगी, कोई और ऑप्शन नहीं अगर आप लॉ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। फिर से आपके देखो सामने इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन आए, बस आपको भी क्या करना है, पेपर लेके मार्क कर लेना है। मैंने आपको सामने मार्क कर लिया, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो क्या मैंने मार्क किया है, और फिर अकॉर्डिंगली मेहनत करना है आपको। देखो ये वो कैब है, साथ ही साथ आपका इन्फ्रेंस भी है, क्योंकि मीनिंग समझ में आना जरूरी। रिकपरेट मीन्स क्या होता है, रिकपरेट इज इम्प्रूविंग इन हेल्थ। फर्दर हम बात करें, देखो एक ग्रामर का क्वेश्चन भी इन्होंने दे दिया है, ग्रामर, इन्फरेंस, इन्फरेंस वोकैब, देन इन्फरेंस वोकैब इन्फरेंस, और कोई ऑप्शन कैटेगरी आपको मिलेगा ही नहीं, यू विल ओनली फाइंड द इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन। सी अगेन इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस एंड देन वोकैब, देन इन्फरेंस, देन ग्रामर एंड वोकैब। सो अगर हम एनालिसिस करें ईयर 2021 में, इन्होंने डाइवर्सिटी दिखाई थी, जिसमें कि बहुत तरीके के क्वेश्चन आए थे, जिसमें फिगर्स ऑफ स्पीच था, ग्रामर एंड देन एनालॉजी, देन आपके वोकैब, मतलब बहुत सारे वैरायटी इन्होंने दे रखा था। लेकिन अगर हम ईयर 2022 की बात करें, जून मंथ में जो पेपर हुआ था, इसमें मोस्टली इन्फरेंस बेस्ड प्लस वोकैब प्लस पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड सम अदर टॉपिक्स थे। अगर हम ईयर 2023 की बात करें, दिस वाज सोलली बेस्ड ऑन इन्फरेंस प्लस वोकैब। हाँ, एक दो क्वेश्चन जो थे वो आपके फिगर्स ऑफ स्पीच से भी थे। सो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमने अभी तक क्या पाया, ये जो क्वेश्चन पेपर है पूरा रीडिंग पे बेस्ड है। सो इन केस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट एलिट, मेक श्योर दैट रीडिंग न्यूज़पेपर बिकम्स सुपर क्रूशियल फॉर यू। कोई और मतलब क्विंट एसेंशियल बोल सकते हो कि इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं। सो विद दिस इंफॉर्मेशन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू मनु लॉ क्लासेस। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे हमारे एलिट पेपर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पास्ट 3 ईयर का। इस पर्टिकुलर वीडियो का मोटिव क्या है, ताकि हमें इस एग्जाम से फेमिलियरिटी मिल जाए और इसके थ्रू हम पता लगा सके दैट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन एलिट एग्जाम. So we will discuss all the major themes which is there in the paper, and based on that we will discuss that what we have to prepare for the upcoming exam or the next exam. So let's start our discussion. यहाँ पे सबसे पहले आपका जो थीम है वो प्राइज पे है, that is the Nobel Peace Prize, prize, awards. These are the major themes which AILET exam usually ask. And apart from these prize and awards, there is Nobel Prize, which is the most significant component of the AILET exam. Further, moving toward our next question, from here we can say that environment का जो static plus current affair का question है वो यहाँ पे पूछा गया है। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा एलिमिनेट भी कर सकते हैं, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट द प्लास्टिक वेस्ट rule of 2021. So from that we have an idea that which plastic will be banned. So based on that we can eliminate this question and we can solve it correct. The next is about the question from core science, and here this question is from static background of science. यहाँ पे आपसे measurement पे question पूछा गया है. The next is about a question on geography. This is what you can link with the static as well as the current affair. Why so? Because static इसीलिए क्योंकि आपको ये पता होगा कि पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को कौन सी वाटर बॉडी आपकी कौन सी बॉडी कनेक्ट करती है. अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाई आई एम सेइंग करंट अफेयर, क्योंकि प्लेसेस
in news. They are the significant component of any news which is coming from the location. So that's why this is a question from static as well as the current affair part. Moving further toward our next important theme, that is the sports theme. Here any race, any particular event which is going on, जैसे अभी कॉमनवेल्थ है, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, तो इसमें आपका यहाँ पे फॉर्मूला 2 सीरीज पे क्वेश्चन पूछा गया है. तो ये सारे जो आपके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इन पे क्वेश्चन बनता है स्पोर्ट्स थीम में. और इसमें किस इंडियन ने जीता है या कौन इंडियन ड्राइवर ने पार्टिसिपेट किया है, these are the important part from the sports section. Then there is a question which is again from core static, currency, country, capital. Okay, so this is an important theme. Further, this is a question which we should know. This is from the static background. We have also read a concept called marble cancer. ये आपका environment में हम कवर करते हैं, तो उसका ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है. हमें पता है कि इंडिया की कौन सी मॉन्यूमेंट 7 वंडर में आती है. इसके अलावा मार्बल कैंसर का कॉन्सेप्ट पता है, तो इस क्वेश्चन को आराम से एलिमिनेट किया जा सकता है. नेक्स्ट इज अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम वी कैन से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और वन वर्ड ऑल्टरनेटिव, कि आपको एक फील्ड ऑफ स्टडी दे दी जाएगी और आपको बताना होगा कि उस स्टडी का नाम क्या है. तो ये क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा आते हैं. स्टडी जैसे फॉर एग्जाम्पल दे कैन आस्क अबाउट एटमियोलॉजी, दे कैन आस्क अबाउट what is sericulture, silviculture. So these kind of question which is there, they come from the static part, but they are very important theme of A-Lit exam. Further, moving toward our next question, this is a question from complete current affairs. In this particular question, the question is being asked Twitter, और अब इस पैटर्न पे आपका अगला क्वेश्चन क्या हम डिस्कस कर सकते हैं, that what is the other name or what is the name which has been replaced by Twitter. So it is X, we should know that. इसके अलावा आपका इसकी कौन कौन सी कंपनी इलॉन मस्क की है. So these things can be asked. ओपन AI बहुत ज्यादा न्यूज में है, चैट GPT बहुत ज्यादा न्यूज में है, इसके फाउंडर का नाम पता होना चाहिए. इसके अलावा आपका कौन कौन सी कंपनी, ओपन AI की क्या क्या प्रोडक्ट है, ये सब आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग. एंड ऑल्सो Twitter has been renamed as X, so this can be the question in the upcoming exam कि आपका Twitter का नया नाम क्या है. Now next question is about a basic question from Constitution or Polity. Here the question is being asked on fundamental duties. These are the kind of question which I say bonus question, क्योंकि ये आपको अगर पता होगा और बाकी बच्चों को नहीं पता होगा तो आपको एक एज मिलेगा. तो इसीलिए फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, दीज आर द क्वेश्चन व्हिच यू शुड प्रिपेयर. अपार्ट फ्रॉम द डे, डेट एंड थीम, these are the other theme which you should remember, that which day is celebrated what is the theme of that year day. For example, ह्यूमन राइट डे का यहाँ पे पूछा गया है, तो ह्यूमन राइट डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है और इसका ह्यूमन राइट डे का थीम क्या था. इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल स्पेस डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, व्हाई वी सेलिब्रेट दीज थिंग, दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स. Next is again a question from sports which you should know about the youth world title in chess. कितनी बार प्रज्ञानंदा ने जीता है. Next question is about Asian Cup table tennis. Again the question from sports. This is also a question from sports. This again is a question from sports. And this also is a question from sport. So these are the question which is coming. Sports is basically forming a major chunk of your examination. The next question, this is a controversy question, we can say. controversy जो भी न्यूज में आ रही है उसके बारे में आपको एक आइडिया रहना चाहिए, that who is been in news for something different. So these things come in your exam, so you should know about. ये आपको जनरल, अगर आप करंट अफेयर रेगुलर हैं, करंट अफेयर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको इन सब का आइडिया होगा. The next question is about the chairman of NHRC. This theme is major appointment. जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं उनके मेजर अपॉइंटमेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए. जैसे कि अगर यहाँ पे NHRC का पूछा है, कल को IAEA के चेयरमैन के बारे में पूछ लिया जाएगा, that who is the, what is the name of the chief of IAEA.
नेटो के चीफ के बारे में पूछ दिया जाएगा. सो दीज आर द थीम और द मेजर अपॉइंटमेंट भी से जो आपके न्यूज में रहते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द अमेंडमेंट्स. अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम वी कैन से कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी. स्टैटिक क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द सुप्रीम कोर्ट इन dash upheld the constitutional validity. This is a question from again static plus current affair. जो आपका मेजर अमेंडमेंट्स होते हैं वो आपके स्टैटिक का पार्ट भी होते हैं, लेकिन क्योंकि वो न्यूज में होते हैं इसीलिए एग्जामिनर उसको पूछ लेता है. तो ये सब आपका एक स्टैटिक प्लस करंट अफेयर का पार्ट है. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम अपॉइंटमेंट सेक्शन. अपॉइंटमेंट किसका हुआ है, न्यू इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं. देन देयर इज अ क्वेश्चन ऑन बेसिक ऑफ एनवायरमेंट. वी कैन से स्टैटिस्टिक्स जो एनवायरमेंट में इंपॉर्टेंट होता है, कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया में, कितने आपके नेशनल पार्क हैं, कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, कितने रामसार साइट्स हैं. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो आपको याद होना चाहिए. नाउ नेक्स्ट इज द अदर इंपॉर्टेंट थीम, दैट इज द रैंकिंग एंड इंडाइसेस. जो आपके इंडाइसेस में अलग अलग इंडेक्स जो रिलीज होते हैं, जैसे यहाँ पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में पूछा गया है, तो जो उनकी रैंकिंग और इंडाइसेस क्या क्या है और कैसे आपके ये जो रैंकिंग और इंडाइसेस हैं दे आर बेसिकली हेल्पिंग द कंट्री इन विच इंडिया इज रैंकिंग. किस नंबर पे है इंडिया, और साथ में इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज है जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश, भूटान, इन सब की रैंकिंग को भी थोड़ा ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट इज अबाउट द मेजर मीटिंग. जो आपके मेजर मीटिंग्स हो रहे हैं, मेजर समिट्स हो रहे हैं, उनका प्लेस, उनका वेन्यू, दैट इज इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज अबाउट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. दिस इज इन न्यूज, सो इसीलिए ये आपका उस टाइम पे पूछा गया था एनईपी, क्योंकि 2022 में बहुत न्यूज में था, अभी भी है. तो आपको इसके चेयरमैन के बारे में पता होना चाहिए, क्या इसका मेजर स्ट्रक्चर है, क्या क्या बात की गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में. दीज आर द इंपॉर्टेंट थी. नेक्स्ट इज अबाउट अ क्वेश्चन विच इज अगेन फ्रॉम द करंट अफेयर पोर्शन. ठीक है, कोर करंट अफेयर से, कि सबसे ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट 2021 में कहाँ आए. तो टूरिज्म से रिलेटेड डेटा भी अगर न्यूज़पेपर में आता है तो वो भी कवर किया कीजिए, बिकॉज दिस थीम हैज बीन ऑलरेडी कवर्ड बाय एलिट. Now next is about the IMF approved a loan of $2.9 billion. So this is current affair from world. वर्ल्ड में जो आपकी चीजें चल रही हैं, एक द हिंदू में अलग से वर्ल्ड का सेक्शन आता है, उसको ध्यान से देखा कीजिए, पढ़ा कीजिए, क्योंकि ये जो वाइल्ड पार्टी वाले क्वेश्चन हैं या ये जो IMF ने अप्रूव किया है लोन, ये सब आपके वर्ल्ड सेक्शन में कवर होते हैं. नेक्स्ट इज अबाउट द फॉरेन यूनिवर्सिटी कैन बी सेट अप देयर इंस्टीट्यूशन इन द. दिस इज अ कोर स्टैटिक पोर्शन, क्योंकि आपको गिफ्ट सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटी क्या होती है, हेडक्वार्टर्स, म्युनिसिपल टाउन्स, इन सब के बारे में बेसिक्स पता होना चाहिए. सो दिस इज फ्रॉम द कोर स्टैटिक एंड वी कवर दिस इन द पॉलिटी पार्ट और द कॉन्स्टिट्यूशन, यू कैन से दैट पार्ट. ओके, द नेक्स्ट इज अबाउट द privately built rocket that was launched from the Sriharikota. So this is a question from space current affair, and you can now in this year Chandrayaan 3 is very important, Aditya L1 is very important. So these are the important missions which you can read about. Okay, the next is again the question from day, date and theme. Moving further toward our next year analysis, here we will discuss that what are the other themes in the next year. So here, why did the US FDA restrict Johnson & Johnson COVID-19 vaccine? तो ये आपका वैक्सीन एक थीम बन जाता है और इसमें आपका कोर करंट अफेयर का पार्ट है. फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली कौन सा mRNA वैक्सीन इंडिया में अप्रूव हुआ है, लॉन्च हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए. दैट इज अ इंपॉर्टेंट थीम. Next is about again a question on prizes, awards and winners, and also what you have to remember about from this, Indian winner and the first person to win these award. जैसे यहाँ पे पुलिट्जर प्राइज के बारे में पूछा गया है, तो कंटेक्स्ट में आपको ये सब पता होना चाहिए, और why that person is granted this award, या आपका अगर कोई बुक या ऐसी चीज में अवार्ड मिल रहा है, लिटरेचर में अवार्ड मिल रहा है, तो बुक का नाम क्या है. तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, जिसके बेसिस पे आप अगले एग्जाम में अच्छे से मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं. नेक्स्ट इज अबाउट फर्स्ट जो होते हैं ना, चाहे फर्स्ट विमेन, फर्स्ट मेन, फर्स्ट इन एनी फील्ड, दे आर इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे आपका फर्स्ट विमेन जज पूछ लिया गया है सुप्रीम कोर्ट का.
नेक्स्ट इज अबाउट अ सिस्टम ऑफ 6 रेज डॉट. नाउ दिस इज आई कैन से आपका क्वेश्चन सॉल्विंग एप्टीट्यूड टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन रखा गया है. क्यों? यहाँ पे एक टर्म दिया है रेज्ड डॉट. क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन या बैंकिंग, इन सब में रेज्ड डॉट की तो जरूरत नहीं होती. वी कैन से कोई भी चीज, ब्रेली स्क्रिप्ट आपको पता होगा, जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं या जो देख नहीं पाते, वो ब्रेली स्क्रिप्ट का यूज करते हैं. तो उसमें रेज्ड होती हैं चीजें ताकि वो पढ़ सके. कोई भी चीज जैसे ABCD लिखा हुआ है तो वो रेज्ड होके लिखा होगा. सो फ्रॉम दैट वी कैन यूज आवर कॉमन सेंस एंड वी कैन से इट इज ब्रेली. ओके, सो दिस इज अ क्वेश्चन सॉल्विंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन. यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आपका जो नॉर्मल लॉजिक होता है उसके बेसिस पे आप चीजों को सॉल्व कर सकते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट UK Iranian dual citizen, और वी कैन से इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज इंपॉर्टेंट, the personality who is in news. So that's why I always say कि जो भी personality आपकी न्यूज में आ रही है वो important है. Again, a question from personality in news. This is again the same question. Then the question is basically this is a current affair plus static aspect. क्योंकि आपका May 10 किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, किस रिवोल्ट के लीडर के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, ये 10 मई के करंट अफेयर में कवर हुआ होगा, क्योंकि आर्टिकल हमेशा आपके पब्लिश होते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट लीडर्स के लिए. तो ये आपका पर्सनालिटी इन न्यूज भी हो सकता है और ये आपका कोर मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन. ठीक है, मूविंग फर्दर टुवर्ड आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. नाउ दिस इज अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम द स्टैटिक प्लस करंट अफेयर. यहाँ पे आपका बुद्धा से रिलेटेड थीम है और बुद्धा एंड गॉस्पेल किसने लिखा है इस पे थीम है. यहाँ पे आपकी जो किताब है इसके बारे में, निकनेम डॉटर ऑफ फिलिस्टीन, सिरीन अबू अलेक वाज अमंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट फीमेल फील्ड रिपोर्टर, वाज एलिजिडली शॉर्टेड. तो यहाँ पे आपको एक इंसिडेंस दे दिया गया है और उसके बेसिस पे एक स्टैटिक क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि अल जजीरा जो है वो कौन सी कंट्री में, पार्टली कौन सा कंट्री उसको पार्टली ओन करता है. तो यहाँ पे आपका स्टैटिक प्लस करंट अफेयर, क्योंकि आपको करंट अफेयर का एक न्यूज दे दिया है एंड बेस्ड ऑन दैट अ स्टैटिक क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड. नाउ नेक्स्ट इज अबाउट अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम स्पोर्ट्स सेक्शन. स्पोर्ट्स सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज अबाउट स्पाइडी. तो यहाँ पे अगर कोई आपका स्पाइडी बिकेम पॉपुलर सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस इन विच कंट्री, तो ये एक तो आपका, या फिर तो मैं कह सकती हूँ करंट अफेयर में भी कवर हुआ है, या आप कह सकते हैं ये कोर स्टैटिक का एस्पेक्ट है जो आपका हिस्ट्री का पोर्शन है, या हम कह सकते हैं जो आपका न्यूज में चल रहा है हिस्ट्री का पोर्शन, दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. कोई पर्सनालिटी न्यूज में आ रही है या आपका कोई मूवमेंट न्यूज में आ रहा है तो डेफिनेटली उसका हिस्ट्री जरूर पढ़िएगा क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं. नेक्स्ट इज अबाउट बारबाडोस. बारबाडोस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ब्यूटीफुली फ्रेम किया गया है क्योंकि आपको एक करंट इवेंट दे दिया गया है और उसके बेस पे आपका स्टैटिक चीज पूछा गया है कि आपको बारबाडोस ने रिप्लेस किया क्वीन ऑफ इंग्लैंड को एज हेड ऑफ स्टेट. तो इसका कॉमन मतलब क्या हुआ कि वो एक रिपब्लिक बन गया है. जो हेड होंगे दे डज नॉट बिलोंग टू एनी एलीट फैमिली, दे कैन बिलोंग टू एनी पीपल who is there as the member of or the citizen of Barbados. अब यहाँ पे but will remain the part of the Commonwealth, but will no longer be a part of Commonwealth. यहाँ पे आपका question solving aptitude as well as current affair का knowledge और static का knowledge तीनों चीज चेक हो रही है. Next is about the Quad Summit. So यहाँ पे जो भी आपकी major summit होती है उसके बारे में आपको याद रखना जरूरी हो रहा है कि कहाँ पे आपकी समिट हुई थी, क्या इंसिडेंस रिलेटेड है यहाँ पे. तो इसमें आपका एक चीज इवेंट देके पूछ लिया गया है कि कौन सा क्वाड का मेंबर नहीं है. तो आपको ग्रुपिंग के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए जो भी इंटरनेशनल ग्रुपिंग बनी है. नेक्स्ट इज अबाउट अ क्वेश्चन फ्रॉम स्टैटिक एंड करंट अफेयर. क्रिप्टो करेंसी बहुत ज्यादा न्यूज में रहती है, तो कौन सा वर्ल्ड का फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी क्रूज शिप है. तो ये आपको पता होना चाहिए. ये आपका एक क्वेश्चन है जो आपका करंट एज वेल एज द स्टैटिक एस्पेक्ट को जज कर रहा है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कनाडा और यहाँ पे आपका पूछा गया है, ये कोर करंट अफेयर का क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे सीधे पूछ लिया गया है कि क्यों इसको बैन किया गया. जब रीजन ऐसे पूछ लिया जाए सो दीज क्वेश्चन आर फ्रॉम करंट अफेयर. तो यहाँ पे अगर आपके कंटेक्स्ट में अभी के प्रेजेंट टाइम में कोई करंट अफेयर बहुत ज्यादा न्यूज में है तो उसका कंटेक्स्ट भी चेक किया कीजिए कि वो क्यों न्यूज में है.
और उसका स्टैटिक रिलेटेड एस्पेक्ट भी चेक करना है कि क्या उसमें स्टैटिक रिलेटेड एस्पेक्ट है। नेक्स्ट इज तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते has recently celebrated 20 year of independence. Who did they gain independence from? तो यहाँ पे आपको जो कंट्री न्यूज में आ रही है कुछ सेलिब्रेट करती हुई अपना इंडिपेंडेंस डे, अपना रिपब्लिक डे, तो उसके बारे में जरूर पढ़िएगा कि किससे उसको इंडिपेंडेंस मिला था और किससे उसको आजादी मिली थी जिसके बाद वो इंडिपेंडेंट हुई। ठीक है, दीज आर क्वेश्चन फ्रॉम करंट एज वेल एज स्टार्टिंग। नेक्स्ट इज अबाउट द क्वेश्चन from a personality in news and then they are asking a static question. Amnesty International ने क्यों इसको आपका किस रीजन की वजह से इसको डेथ सेंटेंस मिला था। तो ये आपका बहुत पुराना न्यूज है बट यहाँ पे ये कंटेक्स्ट था, न्यू रिसेंट कंटेक्स्ट था, तो इसीलिए आपका ये पूछ लिया गया। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ कोर करंट अफेयर क्वेश्चन। नाउ दिस इज फ्रॉम द कोर स्टैटिक एनवायरमेंट पोर्शन। जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जितने भी आपके नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, रामसार वेटलैंड साइट्स हैं, इनकी एक लिस्ट बना के अभी से रख लीजिए और एग्जाम तक ये आपको याद हो जानी चाहिए। Now next is a question from which is a not a Satyajit Ray film. This is a question from you can say static part, but these kind of question, कुछ question अगर एग्जाम में 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपके 100 में से 100 मार्क्स आए, आपको 100 के 100 क्वेश्चन आते हो, आपको 95, 96 क्वेश्चन आते हो, ये एक्सपेक्ट किया जाता है, या उससे भी कम आते हो, तो आपका कट ऑफ उसके बेसिस पे डिसाइड होता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन डाले जाते हैं जिससे बच्चों को थोड़ा घबरा दिया जाए या उनको नहीं पता हो तो वो थोड़ा डर जाए। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको पता है डेफिनेटली आपके पास एज है, लेकिन अगर आपको नहीं पता इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में तो यू कैन सिंपली लीव इट, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग में मार्क्स लूज मत करना। यू शुड ऑल्सो नो दैट व्हाट टू अटेम्प्ट एंड व्हाट नॉट टू अटेम्प्ट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन अ question which is there in a current affair context, but they are asking the static aspect of the Koli people. Okay, now this question is against the Baniyar community and also they are basically asking what is so unconstitutional. So this is a basically we can say कि ये आपका एक static aspect पे question पूछा गया है क्योंकि ये जो judgment है ये already पहले आ चुका है, लेकिन उसके बेसिस में आपका करंट को लिंक करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट अगेन फ्रॉम द स्पोर्ट्स थीम। दिस इज फ्रॉम द स्पोर्ट्स थीम। सो दीज टू आर फ्रॉम द स्पोर्ट्स थीम। स्पोर्ट्स थीम आपका बहुत मेजर चंक बनाता है, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी न्यूज आ रही है वो आप अच्छे से याद करेंगे। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है कोर करंट अफेयर का कि किस कंट्री ने अपना नाम चेंज किया है यूएन में जून 2022 में। सो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम कंप्लीट करंट अफेयर। Again a question from indices and ranking. Then there is a question on amendments you can say और constitutional से आपका क्वेश्चन आ रहा है या पॉलिटी से हम बोल सकते हैं। बेसिक क्वेश्चन है, अमेंडमेंट पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज अबाउट द ड्यूरांड लाइन। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द स्टैटिक ज्योग्राफी और लोकेशन की से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम इंडेक्सेस। देन देयर इज अ क्वेश्चन ऑन कंप्लीट करंट अफेयर की फर्स्ट आर्टिफिशियल शिप था जो आपका मरीन पोल्यूशन को स्टडी करने के लिए बनाया गया था, उसका नाम क्या था। तो ये सारे आपके स्टैटिक प्लस करंट अफेयर दोनों का पार्ट होते हैं। फिर आपका है ये क्वेश्चन अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम कंप्लीट करंट अफेयर। जो भी आपका नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, जो भी आपकी नई ब्रिज बन रही है, कुछ नया बिल्डिंग बन रहा है, कोई हाईवे बन रही है, इंपॉर्टेंट जो है जो फर्स्ट है वो आपकी एग्जाम में पूछी जाती है। The next question is from the appointment section, which is again an important theme. This is a question from complete current affair कि कितना फॉरेक्स रिजर्व, तो यहां से हमें पता चलता है जो हमारी इकोनॉमिक्स की न्यूज है that is also important. Now this is a question from appointments जो कि आपका मेजर थीम बनाता है। The next question is from the portion of a current affair plus a static link, बट यहाँ पे हम कह सकते हैं कंप्लीट करंट अफेयर का क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे यूएस वाइस प्रेसिडेंट जिन्होंने कास्टिंग वोट किया था टू गेट द सेनेट कंफर्मेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ, तो ये आपका एक अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है, अपॉइंटमेंट थीम से आता है लेकिन कंप्लीट करंट अफेयर बेस्ड। अपॉइंटमेंट थीम से वैसे भी करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं।
आपसे पहला अपॉइंटमेंट नहीं पूछा जाएगा, आपसे बस वही चीज पूछी जाएगी जो रिसेंट में अपॉइंट हुए। नाउ हु इज द मोस्ट philanthropic person in the world in the past 100 years? तो you can say that this is a question again coming in from the current affair और इंडेक्स कह सकते हैं, ऐसी इंडेक्सेस रिलीज होती हैं जिसमें मोस्ट philanthropic, मोस्ट रिच, मोस्ट लाइक वेल वर्कर, सोशल वर्कर, इन सब की आपकी इंडाइसेस रिलीज होती है और उसके बेसिस पे आप कह सकते हो कि ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगेन दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम स्पोर्ट्स सेक्शन। स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट थीम बना रहा है तो इसीलिए उसको अच्छे से पढ़िएगा। कोई भी मेजर अपॉइंटमेंट हो रही है तो उसका नंबर जरूर याद रखिएगा। जैसे अगर आपके यहाँ पे पूछ लिया गया है जो बाइडेन किस नंबर के प्रेसिडेंट है, ये मेजर अपॉइंटमेंट है। यूएसए इज वेरी पावरफुल कंट्री, इसको कवर भी बहुत ज्यादा किया गया था। अगर अभी हम बात करें ऋषि सुनक की तो आपको ये पता होने चाहिए कि ये किस नंबर के आपके प्राइम मिनिस्टर बने हैं यूके में। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट थीम बन जाते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन इज अबाउट अ कंट्री सेंट नाइट सैटेलाइट इनटू स्पेस, फर्स्ट सी बेस्ड कमर्शियल लॉन्चेस कहां से किया था। तो ये सारे आपके स्पेस की क्वेश्चन है जो आपके करंट में भी आते हैं और आपको थोड़ा सा इसका स्टैटिक भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट मेजर एनर्जी। ये क्वेश्चन आपके एनर्जी थीम से आते हैं कि मेजर इकोनॉमीज जो हैं दे वांट टू फेज आउट द कोल बेस्ड एंड एटॉमिक बेस्ड एनर्जी। तो यहाँ पे कौन उसमें से एक है, ठीक है। अभी के टाइम पे नेट जीरो का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन्वायरमेंट से मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि एक क्वेश्चन आपका नेट जीरो पे जरूर पूछा जाएगा। तो ये आप जो टारगेट ईयर है नेट जीरो का वो याद कर लीजिएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट there is a mission which will be released, closer ever breathtaking picture of the sun। तो ये कौन सा था, किसने रिलीज किया था। so this is a question from space current affair, ठीक है। स्पेस करंट अफेयर में जो भी आपका नया आ रहा है उसको अच्छे से याद करते रहिएगा। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम इंडेक्स, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम इंडेक्स, क्योंकि ये सारे आपके इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम मेजर अपॉइंटमेंट, इंडियन कहीं किसी फॉरेन डेलीगेशन में अपॉइंट हो रहे हैं तो वो आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है थीम। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम करंट अफेयर विच यू कैन से जो भी एमओयूज, एफटीएस या आपका ऐसा कोई कॉर्पोरेशन साइबर सिक्योरिटी में साइन हो रहा है तो ये आपके इंपॉर्टेंट थीम होते हैं। अगेन अ क्वेश्चन विच केम दिस इन दिस ईयर अबाउट द ग्रुपिंग्स, इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स को अच्छे से याद रखिएगा। कौन किसका मेंबर है, कौन G7 का मेंबर है, कौन G20 का मेंबर है, कौन क्वाड का मेंबर है, कौन ऑकस का मेंबर है। तो ये सारे आपके मेजर ग्रुपिंग है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम द फेवरेट टॉपिक ऑफ एलिट, दैट इज द नोबेल प्राइज। तो यहाँ पे ये जो नोबेल प्राइज है ये आपका अवार्ड सेक्शन से आता है। अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम अपॉइंटमेंट, डे, डेट, थीम, दैट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है कॉन्स्टिट्यूशनल, जो आपका पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्टैटिक एस्पेक्ट है उससे क्वेश्चन पूछा गया है। देन द क्वेश्चन इज ऑन कंप्लीट करंट अफेयर। यहाँ पे फर्स्ट सक्सेसफुली 100% फंक्शनल हाउस होल्ड किसको मिला है। दिस कैन बी अ क्वेश्चन फ्रॉम इंडेक्स, आई कैन पुट इट इन इंडेक्स एज वेल एज करंट अफेयर पोर्शन। Next is about the day date theme. This is an important component and this question is again from the basics or the constitution part. This question is coming in, बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है लेकिन ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है क्योंकि हमें पता है फार्म्स बिल बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में थी 2020 के टाइम पीरियड में, 2021 के टाइम पीरियड में, तो इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन, जैसे आपका कोई ब्रांड एम्बेसडर हो रहा है, कोई फंड दे रहा है, तो कौन सी कंपनी से एसोसिएटेड है, किसी को ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया जा रहा है या कोई कंपनी बहुत ज्यादा फंड दे रही है, कोई कंपनी किसी मिशन को चलाने के लिए कोलैबोरेट कर रही है, तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट थीम हो जाते हैं। तो यहाँ पे उसी थीम पे क्वेश्चन आया है। दिस क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम द थीम और द एमओयूज, एफटीएस, ये सारा जो थीम होता है, जो मेजर अग्रीमेंट्स होते हैं, उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट इज अबाउट डिप्लोमेटिक मिशन बिटवीन द टू कॉमनवेल्थ नेशन इज कॉल्ड। सो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम कंप्लीट स्टैटिक पोर्शन और वी कैन से कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी हम दोनों ही कह सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपका स्टैटिक है। ये आपका डिप्लोमेटिक मिशन कौन सा होता है, क्या नाम होता है, किस पार्लियामेंट का क्या नाम है, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट थीम होते हैं।
ज्वाइंट सेशन पार्लियामेंट का कौन प्रिसाइड करता है? दिस इज अगेन अ थीम फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। साइक्लोन तोकाते अभी के कंटेक्स्ट में क्या इंपॉर्टेंट है? बिपरजॉय। तो आपका जो साइक्लोन है ये आपका इंपॉर्टेंट थीम बन जाता है। उसके बाद टीम ऑफ 10 क्लाइंबर फ्रॉम नेपाल मेड हिस्ट्री बाय अचीविंग विच ऑफ दीज फीट? दीज आर क्वेश्चन फ्रॉम करंट अफेयर। मैं बार बार बोल रही हूँ, जो फर्स्ट होते हैं या आपकी जो इम्पोर्टेंट इवेंट आपकी न्यूज में चल रहे हैं, अभी एक लड़की ने किलीमंजारो और बहुत सारे वोल्केनिक माउंटेन्स पे चढ़ाई की है, तो ये आपकी थीम बन जाती है। इस पे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर तो आपके इस माउंटेन कौन सी कंट्री में लोकेटेड है इस पे क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं तो यहाँ पे ये उस पर्सनालिटी का नाम पूछ लिया जाएगा। तो ये सारी आपकी इंपॉर्टेंट थीम्स होते हैं। फिर अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम मैस्कट। मैस्कट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो कोई भी गेम चल रहा है, स्पोर्ट्स का थीम है, तो उसका मैस्कट, विनर्स, इंडियंस जिसने उसे जीता है, ये सब आप अलग से प्रिपेयर कर लीजिए। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम एनईपी। एनईपी बहुत ज्यादा न्यूज में है, अभी भी न्यूज में है, पहले भी न्यूज में था, जब से एनईपी आया है तब से ये न्यूज में है, तो इसीलिए ये आपका एक इंपॉर्टेंट थीम उभर के आ रहा है। नाउ रिन्यूएबल एनर्जी इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम, और यहाँ पे आपसे पूछा गया है जो आपका हेडक्वार्टर है आईएसए का वो कहाँ लोकेटेड है। तो जो आपका मेजर बॉडीज है, मेजर ऑर्गेनाइजेशन, उसके हेडक्वार्टर्स अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज अबाउट द game, or we can say sports section. This question is again from sports section, and the next question is from a static international affairs, जो आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो क्या है? तो ये चाइना का मिशन है, बहुत बार न्यूज में आ चुका है, तो ये आपका एक स्टैटिक प्लस करंट अफेयर दोनों का ही थीम बन जाता है। So this was the analysis of past 3 year. Based on that, I can say question from sports section, day date theme, appointment, sports. These are the major themes on which the question is being asked. I hope this video is useful for you. Thank you. Hello everyone. Welcome again to online session of Manu Law classes. I am Dinesh Kumar and I am working as an academic head of Manu Law classes. So dear students, in today's session I will discuss with you the analysis of ILAT 2021, 2022 and 2023. तो आज के सेशन में मैं आपके साथ ILAT के लास्ट 3 इयर्स के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करूंगा। एनालाइज में हम करेंगे कि नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन क्या है और किस पर्टिकुलर एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो बेसिकली क्या है कि 2021 में ILAT में लीगल सेक्शन से अराउंड 35 क्वेश्चंस आए थे और जो क्वेश्चंस थे उसका स्टैंडर्ड काफ़ी हाई था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ILAT का स्टैंडर्ड हाई होता है। तो अब हम पहले 2021 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज अ मिसरिप्रेजेंटेशन अराइजेज व्हेन अ पर्सन मेक अ फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट और टू अनदर व्हिच इंड्यूसेस द अदर पार्टी टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिकली ये जो आपका क्वेश्चन था ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के फ्री कंसेंट से था। ठीक है, अब आप देखते हैं कि जो नेचर ऑफ क्वेश्चन ये है कि 2 प्रिंसिपल आपको दिए गए हैं और फिर एक फैक्ट दिया गया है आपको, और ये फैक्ट जो है ILAT में पहले काफ़ी बड़े बड़े फैक्ट आते थे। लेकिन मेरा सजेशन आप लोगों के लिए ये है कि अगर कोई किसी क्वेश्चन का फैक्ट बड़ा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो मैंने अपना ऑब्जर्वेशन किया है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, जिस क्वेश्चन का फैक्ट बड़ा होता है उस क्वेश्चन का आंसर इजी होता है, तो वो बड़े फैक्ट में आपको आंसर इजीली मिल जाता है। नाउ वी कम टू सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा वो कन्फेशन से संबंधित है। कन्फेशन ये इंडियन एविडेंस एक्ट से संबंधित है और ये कन्फेशन से संबंधित प्रोविजंस आपको मिलेंगे 24 to 30 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, अब इसमें क्या कहता है, नो कन्फेशन मेड टू ए पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस। मीन्स जब कोई पर्सन किसी पुलिस ऑफिसर के सामने किसी अपराध को कन्फेस करता है तो उसकी कन्फेशन को आप प्रूव नहीं कर सकते। ठीक है, प्रूव अगेंस्ट द पर्सन हु हैज मेड द कन्फेशन। सिमिलरली अगर इसके फैक्ट्स पे हम जाते हैं तो ये कहता है कि रितु वाज एक्यूज्ड ऑफ हैविंग मर्डर्ड आकाश ओवर ए प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। आफ्टर अरेस्ट रितु मेड ए कन्फेशन टू द इंस्पेक्टर दैट शी हैड in fact murdered Akash
द कन्फेशनल स्टेटमेंट ऑफ रितु वाज रिटन ऑन ए पेपर एंड रितु साइंड द सेम. द पुलिस carried on further investigation but were not able to find any other evidence to produce the before the court. तो क्या किसी पर्सन को केवल कन्फेशन के आधार पर कन्विक्ट किया जा सकता है? आंसर इज नो. तो आप देखेंगे कि सारे क्वेश्चंस जो हैं वो प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड आते थे 2021 में, और लीगल सेक्शन से क्वेश्चन भी काफी ज्यादा आते थे. अब एक देखोगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट इज बेस्ड अपॉन इंडियन एविडेंस एस्टोपल. तो एस्टोपल जो दिया गया है वो 115 सेक्शन में दिया गया है. सेक्शन 115 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद द एस्टोपल. अब ये कहता है नो टेनेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द टेनेंसी बी परमिटेड. तो बेसिकली क्या है, ये सेक्शन 116 और 117 की बात करता है. 116 और 117 क्या कहते हैं कि अगर कोई पर्सन किसी का टेनेंट है तो वो उस पर्सन के टाइटल को डिनाई नहीं कर सकता. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई हाउस मुझसे रेंट पर लिया है, ठीक है, तो आपके लिए मैं ही उस हाउस का मकान मालिक हूं, और आप अगर कल को कोई आपसे ये कहता है कि मेरे अलावा कोई वो पर्सन उस प्रॉपर्टी का मालिक है, तो आप उसकी बात को नहीं मानेंगे. ठीक है, तो आप मेरे टेनेंट बनने के बाद मेरे टाइटल को डिनाई नहीं कर सकते. नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम चलें तो ये टॉर्ट के वॉलेंटी नॉट फिट इंजुरिया से है. वॉलेंटी नॉट फिट इंजुरिया का मतलब होता है कि अगर किसी पर्सन ने किसी अपराध को अगर किसी पर्सन ने किसी इंजरी को सहन करने के लिए अपनी कंसेंट एक बार दे दी है तो फिर बाद में वो उसके लिए केस नहीं कर सकता. फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्सन किसी ऐसे ड्राइवर से लिफ्ट लेता है जो कि ऑलरेडी हैवीली ड्रंकन है, और बाद में उस पर्सन को उस ड्राइवर की नेग्लिजेंस की वजह से कोई चोट आ जाती है, देन दैट पर्सन विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू ब्रिंग एक्शन अगेंस्ट द ड्राइवर. ये हमारा क्वेश्चन है फिर वाइकेरियस लायबिलिटी पर. तो यहां पर आप देखेंगे कि सारे क्वेश्चन में मैंने टॉपिक भी मेंशन किए हुए हैं. तो ये टॉपिक आपके लिए एक गाइडेंस का काम करेंगे. इसका मतलब क्या है कि जो सब्सिक्वेंटली आईलेट क्वेश्चन पूछेगा वो इन्हीं टॉपिकों पर क्वेश्चन पूछेगा, बिकॉज दीज आर द इम्पोर्टेंट वंस. ठीक है, वाइकेरियस लायबिलिटी क्या होती है कि अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन के बिहाफ पर काम करता है और वो उसके कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कुछ गलत काम करता है, मीन्स कोई इलीगल एक्ट करता है, तो यहाँ पर उसका जो मास्टर है मीन्स मालिक, वो उस अपराध के उस सिविल रॉन्ग के लिए लायबल होता है. तो बेसिकली जो वाइकेरियस लायबिलिटी का स्कोप है वो सिविल रॉन्ग में बहुत ज़्यादा है और क्रिमिनल रॉन्ग में काफ़ी कम है. तो क्रिमिनल रॉन्ग में मीन्स आईपीसी में देयर आर ओनली सर्टेन प्रिंसिपल्स लाइक सेक्शन 154 to 157 ऑफ आईपीसी जो कि इसके साथ डील करते हैं. ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टॉर्ट में वाइकेरियस लायबिलिटी पर. तो वी हैव डिस्कस दिस कंसेप्ट. नाउ वी कम टू ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी. तो ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो है, अब देखो इसमें प्रिंसिपल आपको दिया गया है, who takes any movable property out of the possession of any person without that person's consent move that property in order to such taking is said to commit theft. मीन्स अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी को लेता है और उस प्रॉपर्टी को मूव करता है विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन, जिस पर्सन के पोजेशन में वो प्रॉपर्टी है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 379 जो पनिशमेंट देता है, और 378 जो कि क्या करता है, 378 थेफ्ट को डिफाइन करता है. तो दैट पर्सन कमिट द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट. तो इसमें ये कहता है W विजिट हर फ्रेंड्स होम, हर फ्रेंड B's हाउस फॉर ए पार्टी. शी नोटिस दैट B possessed a rare gold ornament. Fearing search and detection if she took the ornament, W hid it in an air duct in the ceiling where it was unlikely to be discovered by B. W intend to on returning to B's house at a future date to take the ornament. तो क्या W ने ऑफेंस किया? तो बेसिकली क्या है इसमें, W B के घर जाता है और B के घर वो एक रिंग को जो कि एक रेयर ऑर्नामेंट बनी हुई है, रेयर ऑर्नामेंट की है, तो वो उसको उठाकर छिपा देता है कहीं पर, इस इंटेंशन से कि वो बाद में कभी उसके घर आएगा तो वो उसको ले जाएगा वहां से. तो क्या इस सिचुएशन में W ने ऑफेंस ऑफ थेफ्ट किया है? तो आंसर इज यस. क्यों?
क्योंकि थेफ्ट की डेफिनेशन के अनुसार प्रॉपर्टी को उसकी जगह से मूव करना ही विद द डिसऑनेस्ट इंटेंशन टू टेक इट्स सब्सिक्वेंटली अमाउंट टू द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। क्रिमिनल ट्रेसपास पर हम आते हैं तो क्रिमिनल ट्रेसपास का मतलब होता है किसी पर्सन की प्रॉपर्टी पर उस पर्सन की बिना परमिशन के जाना और उस पर्सन को थ्रेट या अनॉयंस उसके दिमाग में कॉज करना। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है आपके वो आईपीसी, टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं, जिसको कि हम मेजर लॉज के कैटेगरी में कंसीडर करते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस जो है आपके वो जनरल नेचर के हो सकते हैं, जो कि जैसे कोई करंट न्यूज है या कोई करंट बिल है। नेक्स्ट वी कम टू, देखिए दिस क्वेश्चन 83, दिस इज बेस्ड अपॉन द बेलमेंट, इट इज वन ऑफ द टॉपिक ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो बेसिकली बेलमेंट को डिफाइन किया गया। अब देखो एग्जामिनर ने यहाँ पर आपको दो प्रिंसिपल्स दिए हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द प्रिंसिपल, देन ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रिंसिपल्स यू हैव टू गिव द आंसर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो योर आंसर विल ऑलवेज बी राइट। लेकिन एक आपको प्रिकॉशन करना पड़ेगा, समटाइम्स इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे 10 क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, ठीक है, तो 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जिसमें कि वो प्रिंसिपल को थोड़ा चेंज कर देगा, मीन्स द प्रिंसिपल मे नॉट बी करेक्ट अकॉर्डिंग टू द लीगल प्रोविजंस। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, आप जब एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपके लिए ये गिवन प्रिंसिपल ही लॉ है। ठीक है, तो भले ही आपको क्लास में कुछ भी पढ़ाया जाए, भले ही लॉ की बुक्स में कुछ भी लिखा हो, बट एट द टाइम ऑफ आंसरिंग ऑफ योर क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन दीज प्रिंसिपल विल एक्ट एज ए लॉ फॉर यू। ठीक है, तो आपको इसके आधार पर ही काम करना है। अब बेसिकली बेलमेंट होता क्या है, बेलमेंट का मतलब होता है जब कोई एक पर्सन अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे पर्सन को देता है, या तो रेंट पर या फ्री, मतलब विदाउट टेकिंग एनी कंसिडरेशन, तो वो बेलमेंट होता है। यहाँ दूसरे पर्सन के पार्ट पर ये ड्यूटी होती है कि जब उसका काम पूरा हो जाए या वो पर्पस अकम्प्लिश हो जाए तो उस प्रॉपर्टी को वो उस पर्सन को लौटा दे जिससे कि उसने उस प्रॉपर्टी को लिया है। अब ये 84 आईपीसी का बेसिक कंसेप्ट है, मींस जब कोई हम ऑफेंस करते हैं तो उसकी 4 स्टेजेस होती हैं, इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट एंड कमीशन। नेक्स्ट विल कम टू, अब ये जो क्वेश्चन है हमारा फंडामेंटल राइट पर है, और फंडामेंटल राइट का डबल जेपर्डी। अब जो डबल जेपर्डी क्या है, तो डबल जेपर्डी इज अ राइट अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आर्टिकल 20 क्लॉज 2 क्या कहता है, आर्टिकल 20 क्लॉज 2 कहता है नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। मीन्स अगर किसी पर्सन को एक अपराध के लिए एक बार पनिश कर दिया गया है तो फिर उस अपराध के लिए उसको दूसरी बार पनिश नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका एक्सेप्शन ये है कि अगर किसी पर्सन को एक बार तो प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश कर दिया गया है बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, और दूसरी बार क्या हुआ है, दूसरी बार उस पर्सन को डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट हुई है या उसको नौकरी से निकाल दिया गया है, तो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस डिसीजंस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, अगर किसी पर्सन को एक बार पनिश किया जाता है, पनिश कौन करता है, कोर्ट करता है। दूसरा, अगर किसी पर्सन को रिमूव कर दिया जाता है या डिसमिस कर दिया जाता है सर्विस से, तो ये दोनों जो हैं वो पनिशमेंट नहीं माने जाते, मीन्स डिसमिसल फ्रॉम सर्विस और एनी डिपार्टमेंटल एक्शन इज नॉट कंसिडर्ड एज पनिशमेंट अगेंस्ट द पर्सन। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे ये टॉर्ट ऑफ न्यूसेंस से है। न्यूसेंस का मतलब क्या है, किसी के लीगल राइट का वायलेशन करना जिससे कि वो पर्सन अपने लीगल राइट को एंजॉय ना कर पाए। ट्रेसपास हमने डिस्कस कर लिया आपके साथ। अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि केवल वो ही पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी हैं, यानी कि वो ही पर्सन उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकते हैं जिनके बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट मेरे और आपके बीच में हुआ है
तो उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करने का राइट या तो आपके पास है या मेरे पास है, और किसी थर्ड पर्सन के पास उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करने का राइट नहीं है। देखो मेजर क्वेश्चन जो है आपके वो कॉन्ट्रैक्ट से आए हुए हैं 2021 में। कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्टेंस आया, फिर कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्टेंस, फिर डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि जब दोनों पार्टीज के ऑब्लिगेशन खत्म हो जाते हैं, यानी कि उनको फर्दर कोई एक्शन लेने की आवश्यकता नहीं है अकॉर्डिंग टू द लॉ, तो वी से दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी डिस्चार्ज। हम ऐसा मानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। ये क्वेश्चन हमारा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी पर बेस्ड है, जो लॉ ऑफ टॉर्ट का एक टॉपिक है। तो देखो हमने मेंशन किया है टॉर्ट एंड स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, ठीक है। आप लोग इन टॉपिकों को यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, आपके फ्यूचर में ये काम आएंगे, ताकि आपको जब आपका एग्जाम होगा तो दीज विल बी कंसिडर्ड एज इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या है? तो अगर कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी पर कोई डेंजरस सब्सटेंस रखता है और वो एस्केप हो जाता है और वो किसी पर्सन के लीगल राइट का वायलेशन कर देता है, तो फिर वो उसके लिए जिम्मेदार माना जाता है। देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वॉइड एग्रीमेंट से है। अब ये कहता है एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ इट इज नॉट सर्टेन और कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन इज आर वॉइड। मींस अगर कुछ ही एग्रीमेंट का मीनिंग सर्टेन नहीं है या हम उसको सर्टेन नहीं कर सकते तो एग्रीमेंट वॉइड होता है। अगर हम फैक्ट देखें, इला नायक वांट्स टू बाय ए मोटर बाइक टू रिड्यूस हर वेटिंग टाइम फॉर हर डेली कम्यूट टू वर्क। तो एक मोटर बाइक खरीदना चाहती है इला नायक। शी कैन पे अप टू 35,000 फॉर अ सेकेंड हैंड मोटर बाइक। देव पटनायक एग्री टू सेल हिज रिसेंटली परचेज होंडा मोटर बाइक टू इला फॉर 31,000 और 30,000। अब देखिए यहाँ पर दो प्राइस हैं, तो ये क्या है? दिस विल बी डीम टू बी अनसर्टेनिटी, इसलिए इला और इसके देव पटनायक के बीच का जो एग्रीमेंट है होगा वो वॉइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जब कोई पार्टी अपने लीगल ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं करती, इट इज कंसीडर्ड एज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब आप देखेंगे कि ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये करंट लीगल जीके से है। फॉर एग्जांपल जैसे जम्मू कश्मीर में क्या हुआ अभी कि आर्टिकल 370 जो उसको स्पेशल स्टेटस देता था उसको ले लिया गया, ठीक है। तो ये कह रहा है कि किसके पास ऐसा राइट था जिसको एक्सेशन के बाद वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन रख सकता था, तो जम्मू एंड कश्मीर वाज द स्टेट। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको आते हैं। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपको, बासमती राइस एन एग्जांपल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो बासमती राइस क्या है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का एग्जांपल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से। तो बेसिकली क्या है कि अगर आपको 35 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उसमें आप मान के चलें कि अराउंड 20 to 25 विल बी बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल एंड फैक्ट, और अराउंड 10 क्वेश्चंस जो आपके वो सिंपल एमसीक्यू हो सकते हैं, जिसमें कि 4-5 थोड़े लेंदी हो सकते हैं और 3-4 आपके वन लाइनर हो सकते हैं, जैसा अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया आपके साथ ये बासमती राइस वाला ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। नाउ देखो ये क्वेश्चन है 101, हु इज द ओनली जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू हैव आल्सो बीन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे 103, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। इस तरह के आप देखेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस आपको आए थे। नाउ वी कम टू 2020 मींस 2022 का आईलेट का क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पहला क्वेश्चन पेपर था मींस 2021 का और 2022 के क्वेश्चन की अप्रोच में काफी चेंज आया। काफी चेंज इन द सेंस कि 2022 के जो क्वेश्चन हैं वो हार्ड नहीं है, बट दे सीम टू बी लिटिल कंफ्यूजिंग, ठीक है। अब देखो क्या है, ये कहता है एक्स एंड वाई एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट
for supply of goods by X to Y in exchange for payment Y to X. Consider the following clause in the contract. तो मतलब वो X और Y एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसमें कोई गुड्स वो एक दूसरे को सप्लाई करने की बात करते हैं. उनका कॉन्ट्रैक्ट का क्लॉज क्या है? नीदर पार्टी शैल बी हेल्ड लायबल फॉर फेलियर टू कंप्लाई विद इट्स ऑब्लिगेशन अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट if such failure is due to any kind of natural disaster or human event beyond its control. तो बेसिकली ये बेस्ड है आपका काइंड ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन. तो अगर डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ये कहता है कि अगर कोई पार्टी अपने ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं कर पा रही है बिकॉज ऑफ एनी नेचुरल डिजास्टर, तो ये सिचुएशन कवर की गई है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन में, जिसका सेक्शन है 56 पैरा सेकेंड. ठीक है. अब वो कहता है द सक्सेसफुल इन्वोकेशन ऑफ दिस क्लॉज बाय ईदर पार्टी शैल प्रोटेक्ट दैट पार्टी फ्रॉम लायबिलिटी फॉर नॉन फुलफिलमेंट. तो अगर कोई पार्टी इसको इन्वोक करती है तो उसकी लायबिलिटी नहीं होगी. अगर हम इसके फैक्ट पे देखेंगे तो एक्स द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर एक्स टू डिलीवर गुड्स फ्रॉम हिज हाउस टू वाइस लेटेस्ट बाय 30 मई. तो एक्स को कुछ गुड्स डिलीवर करने हैं वाई को 30 मई तक. बोथ एक्स एंड वाई लिव इन द सेम सिटी, एक ही शहर में थे. ऑन द मॉर्निंग ऑफ 30 में देयर इज अ बिग अर्थक्वेक नियर एक्स हाउस विच कॉजेज ऑल रोड्स इन द एरिया टू बी ब्लॉक्ड. तो उसके एक बड़ा अर्थक्वेक आ जाता है. तो अब यहाँ पर क्वेश्चन किया है क्या ये एक्स क्लेम कर सकता है? तो यहाँ पर अगर हम इसके वो देखें, ऑप्शन देखें, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा. क्यों? क्योंकि उसने 30 तक का इंतजार क्यों किया? वो गुड अर्थक्वेक जो आया वो 30 को आया, तो वो 30 से पहले भी दे सकता था. तो यहाँ पर इट विल बी डीम्ड टू बी नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ एक्स. ठीक है. सिमिलरली ये देखेंगे तो यहाँ पर कहता है कि वो एक दूसरे के खिलाफ केस कर सकते हैं. एक दिल्ली में रहता है और एक वहाँ पर कलकत्ता में रहता है. तो यहाँ पर ज्यूरिसडिक्शन दोनों जगह होगा. तो दिस केस इज बेस्ड अपॉन, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन सीपीसी ज्यूरिसडिक्शन. तो सीपीसी का जो ज्यूरिसडिक्शन है स्टूडेंट्स जनरली वो आपको दिया गया है 15 से सेक्शन 15 टू 20, सेक्शन 15 टू 20. ठीक है. सिमिलरली क्वेश्चन बेस्ड अपॉन ज्यूरिसडिक्शन. नाउ वी कम टू 2023. तो 2023 में एक ड्रास्टिक चेंज आया आपके पेपर की अप्रोच में. अब से पहले क्या होता था? 2021 में प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते थे. 2022 में क्या हुआ कि वो प्रिंसिपल और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ही रहे, लेकिन प्रिंसिपल थोड़ा मोर कंफ्यूजिंग हो गया. ठीक है. क्योंकि जैसा प्रिंसिपल क्लियर या बेस्ड अपॉन लॉ 2021 में होता था, 2021 में प्रिंसिपल में थोड़ा चेंज आया. लेकिन अगर हम 2023 की बात करेंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंज आया. ठीक है. और यहाँ पर क्या हुआ कि पहले तो जो लीगल सेक्शन होता था उसको सेपरेटली पूछा जाता था, लेकिन अब वो लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट बन गया. ठीक है. तो मीन्स लीगल रीजनिंग वाज नॉट ए सेपरेट टॉपिक इन योर आईलेट एग्जामिनेशन. ठीक है. अब लॉजिकल में वो 70 क्वेश्चन पूछेगा ऐसा उसने कहा. 70 में से कितने लॉ के होंगे ये कोई क्लियर नहीं है. ठीक है. नाउ जैसे पहले 35 अराउंड लॉ के क्वेश्चन हुआ ही करते थे, लेकिन 2023 में ऐसा कुछ भी नहीं है. एक जो बड़ा चेंज आया है वो यहाँ पर वो ये है कि अब एक लीगल पैसेज दिया जाएगा और एक लीगल पैसेज पर ही आपको 5 क्वेश्चन जैसे लॉ के पूछे जाएंगे और 5 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जाएंगे. फॉर एग्जांपल अगर हम इस पैसेज को देखते हैं तो ये पैसेज है हमारा ज्यूरिस्प्रूडेंस से संबंधित है. और ज्यूरिस्प्रूडेंस में एक टॉपिक होता है जूरल रिलेशंस. जूरल रिलेशन का मतलब ये होता है कि अगर एक पर्सन के पास राइट है, ठीक है, तो दूसरे पर्सन के पास ड्यूटी है. ठीक है. अगर मेरा राइट है किसी काम को करना तो दूसरे पर्सन के पास कोई राइट नहीं है कि मुझे उस काम से करने से रोके. ठीक है. या तो यहाँ पर क्या होता है भाई, अगर कानून ने मुझे किसी काम को करने का राइट दिया है तो वो सेम राइट किसी दूसरे पर्सन के पास नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर एक राइट दो लोगों के पास होगा तो वहां पर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा. तो जब एक पर्सन के पास राइट होता है तो कानून दूसरे के ऊपर ड्यूटी इंपोज कर देता है. तो ये टॉपिक जो है वो होफेल्ड के क्लासिफिकेशन पर बेस्ड है.
दिस इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, अब इससे एग्जामिनर ने पैसेज उठाया और पैसेज पर देखो आप, यहां पर उसने 5 क्वेश्चन एक सिमिलर पैसेज पर पूछे इंग्लिश के। ठीक है, और 5 क्वेश्चन उसने सिमिलर पैसेज पर पूछे लॉजिकल रीजनिंग के। ठीक है, तो अब यहां पर उसने क्या किया कि इंग्लिश को, लॉजिकल रीजनिंग को और लीगल रीजनिंग को मिक्स कर दिया, तीनों सब्जेक्टों को। ये पैटर्न बहुत ही काइंड ऑफ डिफिकल्ट पैटर्न है स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, अब से पहले क्या होता था कि जो क्वेश्चंस होते थे वो बिल्कुल सेपरेट होते थे। मीन्स अगर लॉ का क्वेश्चन है तो वो लॉ के ही टॉपिक पर बेस्ड है। ठीक है, इंग्लिश का क्वेश्चन है तो वो इंग्लिश के किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर बेस्ड है। सिमिलरली अगर लॉजिकल रीजनिंग का तो वो लॉजिकल रीजनिंग के किसी टॉपिक पर बेस्ड है। लेकिन अब एग्जामिनर इस एग्जाम को और डिफिकल्ट बनाने के लिए उसने एक नई ट्रिक अपनाई है, जिसमें क्या होगा कि हो सकता है वो पैसेज इंग्लिश का ले ले, लेकिन क्वेश्चन उस पर लॉ के या लॉजिकल रीजनिंग के पूछ ले। सिमिलरली इसमें क्या हुआ है, पैसेज उसने लॉ के टॉपिक से उठाया है, लेकिन क्वेश्चन उस पर इंग्लिश के और लॉजिकल रीजनिंग के बनाए। तो इस तरह का, तो अब इस तरह के पैटर्न से आप लोगों को बहुत ज्यादा सावधान या सतर्क होने की आवश्यकता है। ठीक है, अगर हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, देखिए क्या, इफ एक्स हैज ए राइट विस एवरीवन एल्स, तो अगर एक्स का हर किसी के प्रति राइट है या हर किसी के अगेंस्ट राइट है, एंड वाई हैज प्रिविलेज विस एक्स, अगर वाई का एक्स के अगेंस्ट प्रिविलेज है। ठीक है, तो देन एक्स विस वाई, तो यहां पर क्या होगा कि भाई एक का प्रिविलेज है, एक का राइट है, तो उसके मीन्स एक्स का वाई के अगेंस्ट कोई भी राइट नहीं होगा। इस तरह के क्वेश्चन, जैसे हमने अभी आपको बताया कि अगर एक पर्सन के पास राइट है तो दूसरे पर्सन के पास या तो ड्यूटी है या कोई राइट नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर लॉ दोनों पर्सन को राइट दे देगा तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा और वो फिर दैट सिचुएशन विल गो अगेंस्ट द लॉ। सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड द 3-year क्वेश्चन पेपर of IELTS. Okay, so that's all for today. I will come again with next such analysis video. Till then, thank you very much. Goodbye. Hello everyone, welcome to Manu Law classes. My name is Rahul and today we are going to discuss past 3-year paper of NLU Delhi, that is AILET 2021, 2022 and 2023. So today we'll discuss logic part and maths part of NLU Delhi, means which the question has been asked from what part and which section, which chapter. So we'll detail analysis, means all the topic wise analysis will be there in today's session. So let's start today's session and see how to do the in exam, how to solve the questions. So let's start here. This is NLU Delhi AILET 2021 पेपर। तो 2021 पेपर में क्या क्या क्वेश्चंस बने थे और क्या क्या इंपॉर्टेंट था वो देखते हैं हम। ठीक है, और स्पेशली मैं लॉजिक और मैथ्स पार्ट देख रहा हूं आपका, तो हम इस पे बात करते हैं। तो अगर लॉजिक और मैथ्स पार्ट की बात करेंगे आप, तो 2021 के पेपर में आप देख सकते हैं लॉजिक में सबसे पहले सेक्शन डी था हमारा, और जो सेक्शन डी था वो क्वेश्चन नंबर 106 to 108 था। ठीक है, ये जो टेनिस बेस्ड ये जो क्वेश्चन आया था, ये आप कह सकते हैं टीम बेस्ड पजल था, एलिमिनेशन बेस्ड पजल। तो ये पहला ही उसने पजल दे दिया था। ठीक है, पहला ही उसने पजल दे दिया था। उसके बाद इसने क्या दे रखा है, उसके बाद आप देखते जाइए क्वेश्चन नंबर 108 तक पजल था, फिर इसने स्टेटमेंट अजम्पशन दे रखा है। तो अगेन स्टेटमेंट अजम्पशन, क्रिटिकल रीजनिंग इज इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट, मींस स्टेटमेंट एंड अजम्पशन दे रखा है। तो स्टेटमेंट अजम्पशन क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट है, करेक्ट।
तो क्रिटिकल रीजनिंग पार्ट हमेशा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा है, इंपॉर्टेंट चैप्टर रहा है, मतलब एक ऐसा सेक्शन जिसने एलिट ने शुरू से इस पे क्वेश्चंस पूछे हैं हमेशा। तो स्टेटमेंट अजम्पशन इंपॉर्टेंट था। उसके बाद आप देखेंगे कि स्टेटमेंट अजम्पशन पे 1, 2, 3 बहुत सारे क्वेश्चंस लगातार पूछे गए हैं। 112, 113, 114, 115, सो दैट्स इजी वन, राइट। 2021 तक पेपर ये इजी दिख रहा है आपको। इसके बाद हम देख सकते हैं ऑल मशीन्स आर कंज्यूम, क्वेश्चन नंबर 1116, 116 पे बात करेगा तो ये क्या कहेंगे इसको, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फरेंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव। तो इन्फरेंस बताना था, राइट। तो एक तरीके से आप कर सकते हैं लॉजिकल डिडक्शन है, राइट। मतलब यू हैव द स्टेटमेंट 1, 2, 3, 4 एंड यू हैव टू डिडक्ट समथिंग फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट, so that is asking the inference, what will be the inference. So this is a part of critical reasoning, right? And yes, specifically you can say this question belongs to Silox as well as logical deduction, question number 1116. So moving to the next now, moving to the next question number 1117. You can say this question number 117, it says which of the following, it says which of the following inferences can be based on. Again means the question based on inference has been asked in 2021. Next question also from inference, means I have seen in 2021 the important was statement assumption, puzzle and statement inference, 3 topics. Now come to argument. Now this is argument based question. Again question number 120 was also an argument, 121 is also an argument, 122 is also an argument, 124 is statement conclusion. This is simple statement conclusion, not toughest part. 125 is also statement conclusion, 126 is statement conclusion, 129 you can see which of the best support the statement with this motivation, means this is the critical reasoning. You can say strengthen the argument, right. Best support means strengthening the argument, correct. So question number 129 is strengthening the argument. Again best support means strengthening the argument, you have to support the passage, right. Now come to 131, देख सकते हैं आप the passage best supports, again strengthening the argument or stating the conclusion is asked in question number 131. Now till 131 it was the critical reasoning part. All we can say question number 131 is critical reasoning part. Now question number 132, analytical reasoning part is starting here. Fish is related to school, then what will be the next pair, right. So these kind of question we have to see. You can say this is classification based question, this is coding based question. 135, 135, 136 and 137. 135, 36 तो कोडिंग बेस्ड है, ठीक है, ये तो कोडिंग बेस्ड है। अब ये जो है 137, ये डिस्टेंस मींस डायरेक्शन एंड सेंसेस का क्वेश्चन है, डायरेक्शन एंड सेंसेस का, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है डायरेक्शन सेंसेस। फिर से डायरेक्शन सेंसेस पे क्वेश्चन था 138, 139 भी था, ठीक है। नेक्स्ट ये पूछा हुआ है अगेन क्लासिफिकेशन से माइंड बायोग्राफी नेशन का क्या होगा, दैट्स अ सिंपल थिंग, सिंपल लॉजिकल रीजनिंग। नाउ कम टू मैथमेटिक पार्ट्स in 2021. In 2021 mathematics was asked. Before that it was compulsory, but after that it's not compulsory. Right now it's not compulsory, maths is not compulsory in NLU Delhi A-Late. But if I am analyzing the paper of previous year 2021, I have to tell you which is important. In the math section I can see there are 10 questions, 141 to 150, and these all questions come from basics, right, basics. So moving to the next, when the pattern is changed in NLU Delhi, what the pattern is changed, this is a paper of A-Late 2022. Now the pattern is changed, math is not asking, right, math is not there in the exam. So again logical section is important part, correct. What the question is asked, question number 81 you can say, this is a paper of 2022, A-Late 2022 paper.
Now question number 81, it's based on syllogism, right? Syllogism. Venn diagram, you can say. Venn diagram. It's a Venn diagram question. Right. Now again, if it's a Venn diagram question, what we can do, what we can understand from this, you have to do the basic of Venn diagram, correct? You have to do basic of Venn diagram, and while doing the basic of Venn diagram, what we can understand is always try to work the variation of the question, correct? Try to work on the variation of the question. This is Venn diagram. Now how to make our variations more correct means, this question number 81 was very simple syllogism. Now coming to 82 was also syllogism based, right? 83 was also syllogism based. So all the question next also syllogism, 84 also, 85 also, means all the questions are from here. Now here the statements are to which of the following follows means most appropriate. So this question was from critical listening part, right? You can say this is a critical listening part, question number 188. Then after, what I can say, this is a CR part, right? Critical listening part. This is a CR part. CR part. All laptops are computer, question number 89. You can check question number 89. Again syllogism based, right? All democratic, again 91 means all the paper based on syllogism in the logic section. What I can say, all the question based on logic section, and little bit assumption was there. Question number 96, you can say, right? Question number 96 assumption was there, right? Question number 97 again assumption was there, correct? Question number 99 assumption, question number 100 assumption. Now moving again 101 assumption, 102 assumption. So this we have analyzed the question of ALET 2022. So till 2021, moving towards 2022, correct? What we have seen that critical reasoning is important from NLU Delhi prospectus, right? NLU Delhi means NLU Delhi. ALET is important, correct? Now moving to ALET 2023 paper. This was the toughest paper I have seen from many years, means there is no match of this paper. This was the toughest paper in the history of NLU Delhi, right? Which part was tough? I will not say English was tough or not, but yes, logic was the tougher part. Why so? It don't have a specific pattern, right? Although they told that section A was English and section B was logic, this is general science, general knowledge. So logical part, if I talk about logical part, specifically the question was mixed. Means if the passage is given, in that the basis of passage, what we have seen, this is section 1 part. Coming to section 2, logical part, this is let's premise be true if sun is, that is conditional based, right? What I told you in logical deduction, we have seen in logical deduction, this is logical deduction, means if A happens then B happens. This kind of question was there, right? Again, this will be logical deduction will mix with syllogism, means Venn diagram question, correct? And this was the strategy of examiner, what the examiner have done, right, in the paper. So again, if I see question number 8, which of the following is true? So again, this is also what? This is based on syllogism. You can say, if you are not able to understand, just see the option. No sheets are table closed, some sheets are table closed, no all sheets are table closed, cannot be determined. So these are
what syllogism based. Similarly, question number 9 was also correct. Then moving to 9th, right? This question was, you can say, small puzzle, or you can say order based question was this. Order based question, correct? So moving to next now, a minority of folders are documents. Which of the following are true? Again, all moons are asteroid. Question number 12 from syllogism. Venn diagram or syllogism, right? Again, question number 111, I have seen that this all question was from syllogism. Then moving further, there was another passage, and on the basis of that passage, logical reasoning has been asked. So अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 लॉजिकल रीजनिंग में. अब ये था जो ना पैसेज पे ब्लड रिलेशन पे क्वेश्चन बनाया था इसने, राइट? ब्लड रिलेशन पे. तो आप समझ रहे होंगे कि क्वेश्चन टफ नहीं बना, पैसेज के बेस पे कॉम्प्लिकेटेड चीजें बनाई गई हैं, ठीक है? और आपको पैसेज अच्छे से पढ़ना होगा, उसके बिहाफ पे आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, राइट? अगर आप पैसेज नहीं पढ़ते हैं, इफ यू आर नॉट रीडिंग द पैसेज, यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, करेक्ट? सो अभी पैटर्न क्या है एलिट का, जो 2023 का पेपर हम एनालाइज कर रहे हैं अभी, उसका ये है कि पैसेज के बिहाफ पे इंग्लिश और लॉजिक दोनों देगा, ठीक है? अभी हमको करना क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जो मैं अभी बताऊंगा एट द एंड ऑफ द लेक्चर, पर अभी आप समझिए कि इसने पैसेज के बेस पे ये क्वेश्चन पूछता जा रहा है, ठीक है? लॉजिकल रीजनिंग पार्ट में अभी ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन, फिर से ब्लड रिलेशन से, ये भी ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था, ये भी ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है? अगेन देन आई हैव सीन दिस इज आल्सो क्वेश्चन फ्रॉम ब्लड रिलेशन. अगेन फर्दर these are the question which has been asked, correct? This is you can say this question again, this is also a blood relation question number 24. Then a passage based on fishing was there. On the basis of this, what we have seen, there was a logic section, right? Again, some question will be based on critical reasoning, but you can say now question number 31 to 36 analytical reasoning was there, correct? So again, critical is important as well, analytical reasoning is also important. क्यों कह रहा हूं ये बात, देखो यहाँ पे एनालिटिकल रीजनिंग में ये जो पैसेज था, तीसरा पैसेज फिशिंग 31 से 36, इसने पूरा क्वेश्चन पूछा है किस पे, अल्फाबेट कोडिंग पे, ऑर्डर पे. समझ में आई बात? देखो यहाँ पे एक कोड शुड नॉट कंटेन स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, डज नॉट कंटेन एनी कैरेक्टर अपीयरिंग ट्वाइस. तो ये ऑर्डर था, करेक्ट? इस सीक्वेंस में कौन सा ऑप्शन सही होगा, दैट सिंपल. सो अगेन दिस इज ड्राफ्टेड बेस्ड ऑन द पैसेज. सो क्वेश्चन बेस्ड ऑन एनालिटिकल रीजनिंग, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कोडिंग, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशन वाज देयर. Then I have seen that again you can say which of the following code generated, so that's based on alphabet coding. Now again similar kind of question was question number 136. Then further moving to next passage now. In this passage I have seen logical reasoning part. Again here it comes statement assumption, that is a critical reasoning part. Further I have seen that little bit it's mixed form of critical reasoning and analytical reasoning. Again here you can say little bit maths calculation, little basic maths calculation was there, ठीक है? थोड़ा बहुत मैथ्स पूछेगा, थोड़ा बेसिक पूछेगा, ठीक है? आपको इन चीजों को समझना होगा, बेसिक्स चीजें पूछेंगी, ठीक है? आप अगर पैसेज अच्छे से पढ़ते हो, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते हो, यू कैन डू दैट, करेक्ट? अब समझते हैं जरा नेक्स्ट पे. फिर से क्रिटिकल आर्गुमेंट ऑन हर आर्गुमेंट, correct? Then after I have seen conclude from the experiment, ठीक है? Then next passage is there, and in this passage let's see the logical reasoning part. Again there was a logical reasoning part. This is based on the passage only, and this based on the passage you can say it as an analytical reasoning. Analytical means the question is not tough, but you have to read the passage, means depend upon, means एग्जामिनर दोनों ही चीज पूछ रहा है, एनालिटिकल भी पूछ रहा है, क्रिटिकल भी पूछ रहा है, क्वेश्चन वैरी कर रहा है, ठीक है? आप देख सकते हैं x इज द रूलर,
X has 3 younger sister XYZ, means again this is blood relation question puzzle. This is blood relation question puzzle. करेक्ट, ये ब्लड रिलेशन का पजल है, समझ में आ रही बात? ठीक है, फिर से अगर हम मूव करते हैं आगे तो इसमें क्या दिखा रहा है, देखो जरा, नेक्स्ट पैसेज फिर से दे रखा है। अब इसमें देखिए लॉजिक सेक्शन, फिर से ये क्या है, ये एनालिटिकल का पार्ट है। बेसिक मैथ्स पूछ सकता है, राइट, बेसिक मैथ्स पूछ सकता है, टिपिकली मैथ नहीं पूछेगा, करेक्ट है। तो यहां देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 बेसिक मैथ्स पे था। देन फिर ये क्वेश्चन नंबर 67 में भी क्या कर रहा है, ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले रहा है, ठीक है। देन यू कैन से दिस इज ऑल्सो ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन वाज देयर, एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट था। देन यू कैन से दिस इज ऑल्सो एनालिटिकल रीजनिंग पार्ट। नाउ यू कैन से अगेन एनालिटिकल रीजनिंग पार्ट, ऑर्डर बेस्ड, right, again order based, again you can say this was basically a puzzle. Question number 17 was a puzzle, right, means puzzle which is based on some order, correct. Then after I have seen this last passage, in the last passage what I have seen, x hash rate was higher than y, so again order based question was there, correct. So again these questions are from, I have seen, this is analytical, this is, look, if you ask the other cells, y also speaks falsehood, x always says truth, this is binary logic. Binary logic means, what is binary logic? As I told in the class, binary logic is a very favorite topic from CLAT and NLU Delhi A-Lit prospectus. Why so? Because I have seen the previous year question paper. In the previous year question paper, I have seen that binary logic was asked many times. ठीक है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है binary logic पे, तो A-Lit ने भी दिया था। तो इसके बेसिस पे हमने क्या क्या चीजें देखी हैं, फिर से देखो यहाँ पे, अगेन this is little bit you can say blood relation. The question is full of blood relation here also, blood relation means all this question number 92, 95, correct, 96, this all from blood relation. So that was the question from blood relation. Again in the last passage, in the last, this you can say analytical part, little bit legal section was there. So moving to further, you can see this is what, this question was from direction senses. Again question number 124 from direction. So again this question number 1 from direction. So let's conclude all 3-year paper analysis. So finally what I would like to tell you, some important basic thing, right. As I have seen 2021, what is important in LR section, because quant section is almost removed, right, maths is not going to ask, maths तो पूछ ही नहीं रहा है, तो LR में क्या important होगा 2021 के हिसाब से अगर देखें, देखिए पहले स्टेटमेंट अजम्पशन पूछा जाता था, जो अभी भी पूछ रहा है, तो ये तो इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल रीजनिंग की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। फिर से स्टेटमेंट अजम्पशन, सॉरी स्टेटमेंट कंक्लूजन, ठीक है, अभी भी पूछ रहा है। स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्ट्रेंथन और वीकेन, ये भी पूछ रहा है, ठीक है। तो ये 3 पार्ट तो इंपॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा क्रिटिकल में, ठीक है। इसके बाद आपको वेन डायग्राम, मतलब सिलोजिज्म बेस्ड क्वेश्चन, और यू कैन से वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ही पूछेगा, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, करेक्ट है। तो हमें क्या करना था, क्रिटिकल पार्ट अगर मैं देखूं, इसके बाद एक चैप्टर रह जाता, दैट इज लॉजिकल डिडक्शन,
एंड बाइनरी लॉजिक। तो ये तो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, करेक्ट है। अब ये क्रिटिकल में आपको ये तैयार करना था। अब क्या करना था एनालिटिकल रीजनिंग में? एनालिटिकल रीजनिंग में आपको करनी है अल्फाबेट कोडिंग, ठीक है, सीक्वेंस सीरीज, नंबर सीरीज एंड अल्फाबेट सीरीज, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर, रैंकिंग, क्लॉक एंड कैलेंडर, तो अगर आप क्रिटिकल का ये पार्ट, एनालिटिकल का इतना सेक्शन कवर करते हैं तो आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन बना लेंगे। एक और बाइनरी लॉजिक ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगेन क्यूब इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, राइट, मीन्स द पजल. So again these all are chapters, puzzle, lastly puzzle was there. So these all chapters you have to cover in your study. So again if you are covering analytical reasoning this much part and critical reasoning this 3 and 4 5 chapters, so I think you will get selection and you will know what the code, what the purpose and what the important chapters asked by NLU Delhi. I hope you got this video very helpful while you're preparing for NLU Delhi or AILET or CLAT. This video will really help you to understand which chapters is important. अगर आपको इतनी बातें समझ में आ रही हैं तो ये बात क्लियर है कि एनालिटिकल और लॉजिक इंपॉर्टेंट है NLU Delhi के लिए, जिसके लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी है. थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो.